राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। आज 12 अक्टूबर 2021 है, दिन है ट्यूसडे। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। भारत और चाइना के बीच में एक मीटिंग हुई, लेकिन किसी प्रकार का रेजोल्यूशन या फिर सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिला। सेकंड टॉपिक इज अबाउट टू फ्रंट वॉर। ये टू फ्रंट वॉर क्या होता है और इसकी इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो एक नए लेवल तक पहुंच गई है। ये कितनी डेंजरस है, क्या क्या चीज़ें इसको चला रही हैं, ये सारी बात चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देन वी हैव वन आर्टिकल, इट्स अबाउट इकोनॉमी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है और जो स्टेटमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट आर्टिकल जो है ये कैलाश सत्यार्थी साहब ने लिखा है और वो कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ जो है ये अब हमारा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा प्लस 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप शुभ 25 कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए कि ये ऑफर 15 अक्टूबर तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। स्मार्ट कोर्स के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यू कैन विजिट studiiq.com। यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप या फिर आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के बारे में। यह द हिंदू का आर्टिकल है, इसका नाम है डेंजरस डेडलॉक। भारत और चाइना के बीच में 13th राउंड ऑफ टॉक्स, 13th मीटिंग हुई। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक टोटल 13th मीटिंग्स हुई है। और ये जो लेटेस्ट मीटिंग है वो ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाले कुछ समय के लिए, व्हेन आई से कुछ समय, हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये 2 महीने की बात हो रही है, 6 महीने की बात हो रही है, 1 साल या फिर 10 साल तक भी ये प्रॉब्लम जो है वो चल सकता है। क्योंकि 13th राउंड ऑफ टॉक्स में किसी भी प्रकार का रेजोल्यूशन, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट दोनों पार्टीज ने, व्हेन आई से दोनों पार्टीज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया ने कुछ चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ हार्श स्टेटमेंट इश्यू किया। सेम थिंग चाइना ने भी की, चाइना ने भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो इश्यू किए। अगस्त में जो 12th मीटिंग हुई थी उस टाइम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। इस बार किसी भी प्रकार का जॉइंट स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये भी है कि 12th मीटिंग के टाइम पर सिचुएशन थोड़ी अच्छी थी, लेकिन 13th मीटिंग की बात करें तो सिचुएशन जो लास्ट टाइम थी उससे और ज़्यादा ख़राब हुई है। भारत ने कुछ फोटोग्राफ्स लॉन्च किए। भारत ने यह बताया कि तवांग सेक्टर, जो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है, तो वहाँ पर एक फेस ऑफ हुआ, एक मुठभेड़ हुई, एक दूसरे के आमने सामने चाइना और इंडिया के सोल्जर्स जो हैं वो आ गए और फिर भारत ने कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स को डिटेन किया था। तो इस प्रकार की इमेजेस जो हैं वो भारत ने इश्यू की। जैसे ही भारत ने ये इमेजेस इश्यू की, चाइना की मिलिट्री जो हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इमेजेस लॉन्च की और इसमें लास्ट ईयर जो भारत के कुछ सोल्जर्स को चाइना ने डिटेन किया था तो ये इमेजेस उन्होंने लॉन्च की। तो इस प्रकार की जो एक्शंस है दोनों तरफ से, दिस इंडिकेट्स के LAC के ऊपर इश्यूज जो हैं वो और ज़्यादा लंबे चल सकते हैं। ये जो लेटेस्ट राउंड था इसका मेन लक्ष्य ये था कि हॉट स्प्रिंग्स वाला जो एरिया है इसमें हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करें। ये तो चीज़ें ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हुए। इसी के साथ साथ दोनों साइड्स के जो कोर कमांडर्स हैं वो ये भी तय करने वाले थे कि जो पेट्रोलिंग करते हैं तो नए कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो पेट्रोलिंग के लिए डिज़ाइन किया जाए, दोनों तरफ से कुछ गिव एंड टेक हो और नए पेट्रोलिंग के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो दोनों साइड्स एक्सेप्ट करें।
लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिली। अभी भी डेमचोक और देप्सांग एरिया जो है वहाँ पर इश्यूज चलते रहते हैं। लद्दाख और वेस्टर्न सेक्टर में इश्यूज चलते थे। अब उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, जिसको हम मिडल और ईस्टर्न सेक्टर्स कहते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़े बहुत हमें देखने को मिलते रहे हैं। दोनों साइड्स ने लगभग 50,000 जितने अपने ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स को डिप्लॉय किया। दिस इज अ वेरी बिग नंबर। 50,000 सोल्जर्स जो हैं वो LAC के ऊपर डिप्लॉयड हैं। और टोटल बात करें तो लगभग 1 लाख सोल्जर्स, 50,000 चाइना के, 50,000 भारत के। एक और आर्टिकल है, इसी टॉपिक को और गहराई में हम डिस्कस करेंगे, कुछ अलग पॉइंट्स देखेंगे। उससे पहले अगर आप लेक्चर के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये है मेरी टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ माय लेक्चर फॉर फ्री, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस PDF को भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ये मेरा फेसबुक पेज है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। कॉम्बो ट्रबल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे भारत के जो आर्मी चीफ जनरल हैं MM नरवाने साहब, उन्होंने ये कहा कि ये चाइना का जो चैलेंज है ये एक लंबे समय तक चलता रहेगा। चाइना अपने जो PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज़ आर्मी जो हैं, उनके सोल्जर्स को धीरे धीरे करके LAC के ऊपर बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ सोल्जर्स को सपोर्ट करने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्डअप कर रहा है। भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जितना चाइना वहाँ पर जो भी स्टेप्स उठाएगा उसको मैच करते हुए स्टेप्स भारत को भी उठाने पड़ेंगे। और विंटर जो है वो अब दूर नहीं है। विंटर के टाइम पर ईस्टर्न लद्दाख में लगभग -30 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर हो जाता है। और ऐसे समय पर हमारे ट्रूप्स को, हमारे सोल्जर्स को वहाँ पर तैनात रहना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि उनकी सिचुएशन क्या होगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हार्श विंटर फॉर इंडियन सोल्जर्स। ऐसी जब कंडीशंस होती हैं, जब आप -30 डिग्री में अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आपको कितने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो हमारा एक लिमिटेड रिसोर्स है उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इन विंटर्स के महीनों में LAC को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे ड्रेन होते जाएंगे। दूसरी तरफ कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो एक नए लेवल तक पहुंच गई है। अब ये जो पॉइंट है उसको हम 3rd आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ये भी कहा जाता है कि ये जो मिलिटेंसी है वो तालिबान से इंस्पायर्ड है। विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव ऑन। कमिंग बैक टू इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं, यानी कि मौसम चाहे कितना भी खराब हो, दोनों की दोस्ती जो है वो बरकरार रहेगी। तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत के ऊपर एक अलग प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है। चाइना LAC के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर दोनों कर रहे हैं, इससे भारत को, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और भारत को 2 फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन भी करनी पड़ सकती है। एक तरफ पाकिस्तान का अटैक हो जाए, एक तरफ चाइना का अटैक हो जाए, तो भारत को दोनों देशों से, दोनों दुश्मन देशों से एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो इसकी सिचुएशन, इसकी प्रिपरेशन, ऐसी सिचुएशन की प्रिपरेशन करने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए आपको। दूसरी चीज़, अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान और चाइना जिस प्रकार की टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड ग्रे जोन टैक्टिक। ग्रे जोन टैक्टिक यानी कि आप फुल फ्लेज वॉर नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे और छोटी छोटे ऐसे इश्यूज आप क्रिएट करते रहेंगे, तो भारत हमेशा बिजी रहेगा। भारत के रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे करके ड्रेन होते रहेंगे। इट्स लाइक आपकी जेब में 1,000 रुपये हैं, तो हर रोज़ मैं 3-4 रुपये उसमें से निकाल रहा हूँ। तो एक वक्त आएगा, कुछ महीनों के बाद ऐसी सिचुएशन होगी कि आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा। तो सेम थिंग
रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बहुत ही सिंपल लेमेंस लैंग्वेज में बात करें तो ये टेक्टिक जो है इट इज़ कॉल्ड ए ग्रे जोन टेक्टिक, कि कंटिन्यूसली भारत को बिजी रखिए और धीरे धीरे कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, रिसोर्सेज जो है वो कम होते जाएंगे। Tactics designed to drain India's economic resources and keep it off balance along its northern borders। तो ये प्रॉब्लम को, ये जो ग्रे जोन टैक्टिक है उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को हमें और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमारी इकोनॉमी को भी, हमें इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, इकोनॉमी की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1000 रुपये वाला एग्जाम्पल है उसमें अगर धीरे धीरे पैसे कट हो रहे हैं देन यू हैव टू ऐड मनी इन इट एज वेल। तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इनएविटेबल है, इसके बिना ये 2 फ्रंट थ्रेट या फिर ये जो ग्रे जोन टैक्टिक है उसको लंबे समय तक हम झेल नहीं पाएंगे। और तीसरी चीज़, हमारे देश में जो सोशल पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है, 2 कम्युनिटीज़ या फिर मल्टीपल कम्युनिटीज़ के बीच में दुश्मनी, ये टैक्टिक जो है इसको हमें समझना होगा कि अगर हम हमारे देश के लोगों के साथ ही लड़ेंगे और झगड़ेंगे और रायोट्स होंगे और 2 कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत अगर ज़्यादा होगी तो टेररिस्ट के लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। वो फिर इजीली स्लीपर सेल्स को रिक्रूट कर पाएंगे और हमारे देश में हमारे ही लोगों के खिलाफ हमारे ही लोग जो हैं वो अटैक्स करेंगे और डिस्टर्बेंस जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हमें करनी होगी, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनानी है और सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, ये पायोनियर का आर्टिकल है, कश्मीरियत। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक नए लेवल तक ये जो मिलिटेंसी है कश्मीर में वो एक नए लेवल तक पहुंच गई है। एक टारगेटेड किलिंग्स हमें देखने को मिली है और कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो जीत हुई है और तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि तालिबान अब क्या कह रहा है कि यूएसए जैसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उस देश को अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा, हार कर जाना पड़ा। और ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, तालिबान के कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है कि आपने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, दूसरे ऐसे लीडर्स को मार दिया, लेकिन आज भी तालिबान का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तालिबान और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब यही कॉन्फिडेंस से कुछ ऐसे मिलिटेंट्स जो हैं वो हमारे देश में इंस्पायर हुए हैं और वायलेंस जो है वो एक नए लेवल पर हमें कश्मीर वैली में देखने को मिला है। लगभग 2 डज़न से भी ज़्यादा लोगों को टारगेट बनाया गया है। इसमें कोई भी हाई प्रोफाइल विक्टिम नहीं है, आम आदमी को मारा गया, और जब उनको मारा गया तो बहुत ही क्लोज रेंज से मारा गया, लेकिन बहुत ही नज़दीक जाकर उनकी हत्या की गई है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ को मारा जा रहा है या फिर सिख को मारा जा रहा है, एक मुस्लिम को भी, कुछ ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनकी हत्या की गई है, कुछ हिंदूज़ की, कुछ सिख कम्युनिटी के लोगों की भी हत्या की गई है। और ये बताया जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि एक ग्रुप है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन का ही एक यहाँ पर भारत या फिर कश्मीर में ऑपरेट करने वाला एक पार्ट है ये। और ये क्लोज रेंज मर्डर करके या फिर ये आतंक फैलाकर वो ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंस कश्मीर में है। दूसरी चीज़, इस प्रकार के मर्डर करके वो एक फियर, एक पैनिक जो है वो जनरेट करना चाहते हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम जब चाहे तब किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, कहीं पर भी टारगेट कर सकते हैं और किसी वक्त हम लोगों की हत्या कर सकते हैं। इनडायरेक्टली वो ये भी कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया, फिर रिमूव किया गया, तो ये कश्मीर के लिए सही बात नहीं है, इसको फिर से इंस्टॉल किया जाए, री इंस्टॉल किया जाए। इस प्रकार की भी कहीं ना कहीं उनकी डिमांड चल रही है। लेकिन ओवरऑल वो एक फियर जनरेट करना चाहते हैं और अपना प्रेजेंस जो है वो ये बताना चाहते हैं कि हम भी उतने ही ताकतवर हैं, और जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान हमेशा से रहा वैसे ही कश्मीर में इस प्रकार के टेररिस्ट जो हैं वो हमेशा रहेंगे। और एक दिन आएगा जब भारत को यहाँ से निकल जाना पड़ेगा और भारत को ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हवाले सौंप देना पड़ेगा। ये एक उनका सपना है, ये एक उनका एजेंडा है, वो जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड, जो हमने 3 सो फार जो 2
आर्टिकल्स डिस्कस किए और ये तीसरा आर्टिकल है, ये तीनों को अगर आप टेबल के ऊपर रखें और एक बिग पिक्चर देखें, देन यू विल फाइंड कि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अगेन जो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, ये यही 3 स्टेप्स जो हैं उसको हमें फोकस करके इनको बढ़ाना होगा। डिफेंस को ज़्यादा मजबूत करना है, सोसाइटी को और ज़्यादा मजबूत करना है और इकोनॉमी को ज़्यादा मजबूत करना है। नाउ मूविंग ऑन टू ऑल टुगेदर अ न्यू जोन, राइट। अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, लिमिट्स टू एकोमोडेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने एक जो बाई मंथली पॉलिसी अभी सामने आई, तो बाई मंथली पॉलिसी में जो मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे सामने आया है, उसमें क्लियर चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि अब मॉनिटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई, मॉनिटरी यानी कि मॉनिटरी शब्द जो है वो मनी के साथ जुड़ा हुआ है, मॉनिटरी यानी कि पैसा, मनी। अब एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसमें 6 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं। 3 लोग जो हैं ये आरबीआई के हैं और 3 जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, ताकि आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर एक फाइनल डिसीजन ले सके कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। इन केस अगर 3 लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए, 3 लोग ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, तो फाइनल जो डिसीजन है वो आरबीआई के गवर्नर का होता है। और आरबीआई के गवर्नर भी, ये 3 आरबीआई के जो लोग हैं उसमें से एक आरबीआई के गवर्नर होते हैं, तो उनका जो फाइनल डिसीजन होगा वो कमेटी को मानना पड़ेगा। इस प्रकार से कमेटी जो है वो काम करती है। सरकार ने कमेटी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको इन्फ्लेशन को एक रेंज के अंदर रखना है। 4% का टारगेट दिया गया है, मैक्सिमम जो है ये 6% तक और मिनिमम जो है वो 2%। इन्फ्लेशन इसके बीच में रहना चाहिए। आइडियली अगर 3 के आसपास रहता है, 3 के और 4 के बीच में, तो दैट इज़ अ गुड सिचुएशन, राइट। फिर बहुत कम भी हो तो दैट इज़ नॉट गुड, ज़्यादा हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अब एक बीच में ऐसा फेज आ गया था जब इन्फ्लेशन जो है वो 6% से भी ज़्यादा हो गया था। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि एज वी ऑल नो कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक आया। इकोनॉमी का जो व्हील है वो पूरा बंद ही हो गया था, इज़न्ट इट। अब अनलॉकिंग के बाद धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही हैं। तो आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चला रहे थे और लेट्स से आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस था। अब लॉकडाउन आया, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है उसने बिजनेस करना, ट्रांजैक्शंस जो है वो बंद हो गए। आपके कुछ 10 स्टाफ थे, आपने रेंट पर जो जगह रखी थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ महीनों तक आपने अपने प्रॉफिट में से जो भी आपकी सेविंग थी उसमें से आपने लोगों को सैलरी दी, ये सारी चीज़ें की, रेंट पे किया, जो भी दूसरे छोटे बड़े खर्च आ रहे थे, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपने थोड़े समय तक बेयर की। अब सिचुएशन ये हो गई है कि आपके पास ज़ीरो बैलेंस हो गया है। तो ऐसे समय में आपको लोन लेनी पड़ सकती है। यू हैव ज़ीरो बैलेंस इन योर अकाउंट। अब अनलॉकिंग हो चुका है, आप बिजनेस फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको 1 महीने रेस्टोरेंट चलाने के लिए लेट्स से 1 लाख रुपए का खर्च पड़ता है, तो आप 3-4 लाख रुपए की लोन उठाएंगे ताकि 2-3 महीनों तक आप सर्वाइव कर पाएँ। और एक पहला महीना अगर आपका अच्छा गया तो आपको कुछ 1,10,000 रुपये का खर्च हुआ और आपने टोटल बिजनेस किया लेट्स से 2 लाख रुपए का, तो आपका 1 लाख प्रॉफिट हो गया। लेट्स से जस्ट वी आर गिविंग ए रफ एग्जांपल, राइट, समझने के लिए है। तो ये बैंक से जो 3 लाख की लोन ली है आपने, तो उसमें से आपने 1 लाख आप पे कर देंगे और बाकी का 1 लाख अपने पास रखेंगे। फिर भी आपके पास 3 लाख रुपए ही हैं क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर से नेक्स्ट महीना आया, फिर से आपने सेम बिजनेस किया, फिर से 1 लाख। तो धीरे धीरे लोन कम होती गई और आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता गया और बैक टू नॉर्मल चीज़ें हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जंप स्टार्ट देने के लिए व्हाट यू नीड इज़ यू नीड मनी। आपको पैसों की आवश्यकता होगी। वैसे ही इकोनॉमी बंद हो गई थी, स्टॉप हो गई थी, तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए आपको पैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं लिक्विडिटी। के बैंक के पास अगर आप जाएंगे और बैंक कहेगी कि हमारे पास फ़िलहाल पैसा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे
बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है। अब बैंक के पास पैसे भी होने चाहिए और इंटरेस्ट रेट भी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को एक एनकरेजमेंट मिले कि चलिए लोन उठाकर थोड़ा रिस्क लेते, थोड़ा साहस दिखाते हैं। जब आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं या फिर लैपटॉप खरीदते हैं, लेट्स से आपकी नेसेसिटी है, पढ़ाई के लिए आपको आजकल टैबलेट, मोबाइल या फिर कंप्यूटर की आवश्यकता रहती है। तो अगर जो कहते हैं ना ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई, कि मोबाइल की कीमत या फिर लैपटॉप की कीमत लेट्स से 30,000 रुपीज़ है, तो ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई में आपको 12 महीनों के अंदर आपको 30,000 रुपये पे कर देने हैं, आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की अगर फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो आप सोचेंगे कि चलिए ये एक अच्छी चीज़ है, मैं ये ख़रीद लेता हूँ। मैं हर महीने 2, 3, 5 हज़ार जो भी आपको देने हैं वो आप दे पाएंगे। एक साथ 30,000 नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट भी कुछ पे नहीं करना है। तो ऐसी ईजी कंडीशंस जब होंगी तब आप पैसे या फिर प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे। सेम थिंग हैपन्स विथ एन इकोनॉमी एज वेल, कि जब इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट को कम किया जाता है तो रेपो रेट की वजह से फिर जो बैंक आपको लोन देगी उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो कम इंटरेस्ट रेट इज ए सॉर्ट ऑफ एट्रैक्टिव थिंग फॉर बिजनेसेस, कि वो लोन लेने के लिए जाएंगे और जब भी वो लोन लेंगे तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए लेंगे। और जब बिजनेस एक्सपांड होता है तो नई जॉब्स जनरेट होती हैं, किसी की ऑफिस खाली पड़ी थी तो वो रेंट पर चली जाएगी, सारा जो चेन रिएक्शन है इकोनॉमी का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये बेसिक चीज़ें अब आपको समझ में आ चुकी हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कि यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं। RBI's Monetary Policy Committee voted unanimously to keep benchmark interest rate unchanged, कि जो इंटरेस्ट रेट कम रखा गया है उसको वैसे ही रखा जाए, क्योंकि ग्रोथ को सपोर्ट करना है। इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, तो ऐसे समय पर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम ही रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स एट ग्रोथ सपोर्टिव लोज, यानी कि बहुत ही लो रखा गया है ताकि ग्रोथ को सपोर्ट करता रहे। इसी के साथ साथ मॉनिटरी पैनल ने यह भी कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि फिस्कल अथॉरिटी यानी कि फाइनेंशियल अथॉरिटी यानी कि सरकार को भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। जब पैसों का फ्लो बढ़ जाता है, जब लोन के रेट्स कम होते हैं डियर फ्रेंड्स, तब पैसों का फ्लो बढ़ जाता है, और पैसों का फ्लो बढ़ जाता है तब होता यह है कि लोगों की जेब में जब ज़्यादा पैसे होते हैं तब वो थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च तो करते ही हैं, लेकिन फिर जो बेचने वाला व्यक्ति है वो भी ये सोचेगा कि यहाँ के लोगों के पास तो पैसे ज़्यादा हैं, तो जो टमाटर मैं 10 रुपये के बेच रहा था उसको मैं अगर 11 रुपये में भी बेचूँ, 1 रुपया ज़्यादा लगा दूँ उसके ऊपर, तो लोग हंसते हंसते इसको ख़रीद लेंगे। तो टमाटर वाला अगर 1 रुपया बढ़ाएगा तो फिर कोई और उसका मीन्स कोई लेट्स से बनाना बेचने वाला व्यक्ति भी 1 रुपया बढ़ा देगा, फिर दवाई वाला भी बढ़ा देगा, फिर पेट्रोल वाला भी बढ़ा देगा। तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो हर कोई जो है वो थोड़ा थोड़े पैसे जो हैं वो बढ़ाते रहेंगे और फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे जो है उसका फ्लो ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स जो है वो लिमिटेड हैं, ज़्यादा पैसे कम प्रोडक्ट्स को चेज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्राइस जो है वो चीज़ों की बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपको लोन तो कम करनी है। इट्स अ बिट ट्रिकी थिंग, इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, बट इट्स अ बिट ट्रिकी थिंग कि जब ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आप पैसों का फ्लो बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो इसके लिए अब सरकार कुछ स्टेप्स उठा सकती है। तो यहाँ पर एमपीसी ने ये इंडिकेट किया है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए। ये जब कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम होगा। तो इन्फ्लेशन जब कम होगा, महंगाई जब कम होगी, चीज़ें जब महंगी हो जाती है तब लोग उसको कम खरीदते हैं। भले ही पैसे हो आपके पास, लेकिन आप उसको कम खरीदेंगे। और अगर उसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, महंगाई थोड़ी कम हो जाती है, तो लोग चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं। ओवरऑल ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर सरकार ये स्टेप उठाती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन कम होगा, ऊपर से इंटरेस्ट रेट कम है, तो फिर ग्रोथ जो है वो गारंटीड है। तो ये रिकमेंडेशन सरकार को दिया है। और एमपीसी ने ये भी कहा है कि इस साल इन्फ्लेशन जो है वो 5.3% के आसपास रहेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा टारगेट से 1.3% ज़्यादा। 4% से कम है तो थिंग्स आर ओके।
और शक्तिकांत दास साहब ने यह भी कहा है कि जो पैंडेमिक एरा के टाइम पर जो लिक्विडिटी सपोर्ट था, उसमें जो जी सैप की बात करें तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो अब बंद कर दी गई है। तो धीरे धीरे अब लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, ओवर लिक्विडिटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पैसे भी नहीं होने चाहिए, तो उसका फ्लो जो है वो मीडियम थोड़ा करना पड़ेगा। तो सरकार को भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी प्री पेंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंचा है। और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो हैं, ऐसे सारी सर्विसेज जहां पर लोग एक दूसरे को मिलते हैं या फिर फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं लोग, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी, तो ये सारी जगहों पर टूरिज़्म एक्सेट्रा, एजुकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो ये जो 2/5 जितना इकोनॉमिक आउटपुट में कंट्रीब्यूट करती है, 2/5 यानी कि 20% जितना, तो ये भी अब प्री पेंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंची है। तो इसको बूस्टअप करने के लिए हमें कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। कंजम्पशन के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि लोगों के पास एंड ऑफ द मंथ कुछ पैसे बचे, तो उसको लेकर आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम। द हिंदू का ये आर्टिकल है, कैलाश सत्यार्थी साहब ने लिखा है, और उन्होंने यहाँ पर ये बात, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ, उन्होंने कहा है कि राइट टू हेल्थ फॉर ऑल जो है ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये एक हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। कोविड पेंडेमिक ने इस चीज़ के बारे में एक क्लियर कट पिक्चर हमें दे दिया है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ये बहुत ही वीक है। हमने देखा कि कैसे बेड्स नहीं थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और बहुत सारी चीज़ें हुई, पॉजिटिव चीज़ें हुई, काफ़ी लोगों ने मेहनत की, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन वी ऑल नो के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों ने लाखों रुपए के बिल्स चुकाए, किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 5 लाख। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अब उनके पास नहीं है, उनको बेचना पड़ा, ये सारी चीज़ें भी हुई। तो हेल्थ सेक्टर को हमें और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और जून महीने में कैलाश सत्यार्थी साहब ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस किया था, और उस टाइम पर उन्होंने कहा कि ये जो राइट टू हेल्थ है, हेल्थ केयर को कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। और उस टाइम पर सभी पार्टीज़ के नेताओं ने कहा कि हाँ, उनकी बात सही है, और सभी जो हैं वो इस बात के ऊपर उनके पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मीन्स पार्लियामेंट जो है, सरकार जो है वो इसके बारे में सोचेगी, पॉजिटिवली सोचेगी। उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज की बात यहाँ पर की है। एक है फार्मर्स, किसान जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ नहीं है तो फिर राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं रहता है। तो राइट टू लाइफ को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें हमारे किसानों की रक्षा करनी पड़ेगी। और जब भी कोई ऐसी आफत आती है जैसे कि कोविड जैसी सिचुएशन, तो हमारे देश में लगभग 85% जितने किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, उनके पास इतने कोई ख़ास पैसे नहीं हैं कि वो हेल्थ केयर के बिल्स को पे कर सकें। तो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। तो फार्मर्स को हमें प्रॉपर एक ऐसी हेल्थ केयर पॉलिसी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ना तो उनको कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम का लाभ मिलता है, और जो भी हैं वो ज़्यादातर पेपर के ऊपर है, रियलिटी में वो नहीं है। तो किसानों के लिए किसानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, हेल्थ केयर का प्रोटेक्शन। फिर महिलाओं की बात करें तो सेम थिंग गोज विद महिला एज वेल। सबसे ज़्यादा बर्डन जो है वो महिलाओं के ऊपर होता है। तो राइट टू हेल्थ जो है डेडिकेटेडली महिलाओं को प्रोटेक्ट कर सके। जब भी किसी भी महिला को, हमारे देश की किसी भी महिला को अगर हेल्थ केयर सर्विस की रिक्वायरमेंट हो तो वो एक्सेसिबल हो। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। और थर्ड है हमारा भविष्य, यानी कि हमारे बच्चे। आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो फील्ड्स में, माइंस में, ब्रिक मिल्स में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। और कैलाश सत्यार्थी साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है। और जब उनको रेस्क्यू किया जाता है तो या तो बच्चे ट्यूबरक्लोसिस से, स्किन डिजीज़ से, आँखों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों से उनका जो फिज़िकल बॉडी है वो ये सारे अलग अलग इश्यूज से घिरा हुआ होता है। और उनकी हेल्थ, कई बच्चों की हेल्थ जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। तो बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीज़ें, और गरीब परिवार जो हैं उसको एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ का अगर कवर मिल जाए, हेल्थ प्रोटेक्शन मिल जाए और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उनको अपनी हेल्थ के बारे में, इन द सेंस के हेल्थ के खर्च के बारे में चिंतित नहीं होना पड़ेगा।
उनको प्रॉपर जॉब मिल रही है और एजुकेशन भी मिल रही है, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन में मीन्स स्कूल्स में और वहाँ पर भेजेंगे। और धीरे धीरे बच्चे हमारे जो भविष्य के मीन्स जो भविष्य के सिटीजन्स हैं वो एजुकेट होते जाएंगे, तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी लॉन्ग टर्म में देखें तो एक फ़ायदा ही है। तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो जो पुरानी सरकार थी उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इसी प्रकार से इसी चीज़ को एक स्टेप और आगे ले जाते हुए राइट टू हेल्थ फॉर इंडिया जो है उसको हमें फंडामेंटल राइट बनाकर एक नया स्टेप उठाना चाहिए। ये इनएविटेबल है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वी मस्ट क्रिएट ए चेन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर जहाँ पर किसी भी भारत के व्यक्ति को अच्छे से अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो नज़दीकी में उन्हीं के गांव में या फिर उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिल जाए। ऐसी सिचुएशन, ऐसा एक सेटअप जो है वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वी कैनॉट फॉरगेट दिस फैक्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ये कोविड-19 जैसे जो पेंडेमिक्स हैं वो आने वाले समय में और ज़्यादा आते रहेंगे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स है डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है तांजानिया, और आज एक नया प्रश्न है आपके लिए। अगेन पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो एट 8 AM। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।